नया साल आपको मुबारक हो 2025। और तवक्कुआत यही है कि हम पुरुमीद हैं कि नया साल, नई खुशियाँ और कुछ पिछले साल के अंदर भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमेशा पुरुमीद होना चाहिए। ज़िंदगी खूबसूरत है, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, इसको खूबसूरत बनाना अपने ऊपर होता है। ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन होता है। अपनी धरती माँ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों, एनवायरनमेंट के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि इस सब चीज़ों ने हमें दिया है। एंड में हमें सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना होता है। आज के मेहमान मेरे साथ बड़ी एक्टिव, डायनामिक और क्योंकि जिनका भी लिखने पढ़ने से शौक होता है उनके साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट होती है। खुद ऐसे पेशे से साथ ताल्लुक़ है जो थैंकलेस जॉब है, जिस तरह मेरी थैंकलेस जॉब है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो उसका ताल्लुक़ पुलिस से है। डीएसपी हैं, साउथ में हैं, मनीषा रुपेता मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं इस नए साल में और नया साल आपको मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ दूसरी शख्सियत, उनका भी पढ़ने लिखने से, जस्टिस के हवाले से, लॉ इज माय प्रोटेक्टर, उनके साथ भी मैं हूं क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, यानी उनके साथ भी एक फैमिली जैसा रिलेशन है मेरा। इसको तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं उनके साथ जो है ना, ये रिश्ता है फैमिली जैसा। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं मेंबर हूँ, लॉ इज माय प्रोटेक्टर। एकेडमिक हैं और पुलिस के साथ बड़े अरसे के साथ काम कर रही हैं। एनालिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं। फौजिया तारिक साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच इम्तियाज, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एज वेल। और यंग, क्योंकि आपको पता है मेरे शो के अंदर सबसे ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं कि खवातीन आपके शो में ज्यादा आती हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि खवातीन तैयारी के साथ आती हैं। इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि असेंबली के अंदर आप देखें तो खवातीन की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होती है। हमारी असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा मीर पीर वडेरे आते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, लेकिन उनका वेटेज ज्यादा होता है क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, वोट लेकर आते हैं, वो पार्टियों के साथ ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि जो जीत के आता है वही हुकूमत बनाता है। इसी वजह से खवातीन रिजर्व सीट्स पे होती है। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका की सोसाइटी के अंदर एक दफा भी कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी। वहां भी एक बड़ी पोलराइजेशन उस सोसाइटी के अंदर। मैक्सिको के अंदर एक प्रेसिडेंट है, वो खातून है। अगर इटली के अंदर देखें जॉर्ज मेलोनी है, बड़ी अच्छी बेहतरीन खवात। जर्मन के अंदर देख रहे एंजेला मैर्केल रही, बहुत ही अच्छी जबरदस्त उन्होंने डिलीवर किया पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर फातिमा जना एक बड़ा नाम, उसके बाद बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसने बड़ा डिलीवर किया। और मेरे साथ तीसरी गेस्ट बड़ी डायनामिक, एक्टिव, यंग और जोशीली पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उजाला अबरार साहब मेरे साथ हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच इतना वार्मली वेलकम करने के लिए। डीएसपी साहब, आप 24 गुजर गया, 25वां यानी कि 2025 नया साल आ गया। किस तरह देखती हैं, क्या खोया क्या पाया? हैपनिंग्स आपके सामने, क्या कहेंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि खोया कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे और हम लोग हर दिन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिकॉज दिस हैज़ बिन अ वेरी हैपनिंग ईयर फॉर मी। ये ऐसा साल है जिस दिन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, पासिंग आउट हुई। ये वही साल है जिस दिन मेरी पहली पोस्टिंग हुई। एंड हम लोग अपनी सर्विस में जो सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं आगे जाके, आज भी अगर मैं रिटायर्ड आईजी से या किसी भी ऑफिसर से बात करती हूँ तो वो हमेशा यही हवाला देते हैं दैट व्हेन आई वाज अ एएसपी, व्हेन इट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। तो फर्स्ट पोस्टिंग इज़ ऑलवेज दैट ओरा, और वो आपको हमेशा वो एक फाउंडेशन सेट करती है। Because this year I had my first posting as SDPO Daraksha,
तो मैं समझती हूँ कि जो मैंने सीखा है और जिन चैलेंजेस को मैंने फेस किया है, सो इट हैज़ बेसिकली लेड अ फाउंडेशन फॉर द न्यू ईयर टू कम। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इसमें वो मेरा रेजोल्यूशन था हमेशा से, हर साल का रेजोल्यूशन कि आई एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो जब आज लोग आके मुझे ये बताते हैं कि हमारे आने से सिंध पुलिस की इमेज बेहतर हो रही है और हम आज एक नया फेज़ देख रहे हैं पुलिस का थ्रू जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, और जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो आई बिलीव कि ये साल ने जो फाउंडेशन रखी है वो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स होगी एंड इट विल ब्रिंग अ न्यू चेंज नॉट ओनली इन आवर सोसाइटी, इन आवर डिपार्टमेंट, बट ऑल्सो पर्सनली इन माई ओन लाइफ। आपको पता है लाइफ है ये हार्डशिप, चैलेंजेस, और जिस लाइफ के अंदर अगर चैलेंज नहीं है उस लाइफ का तो मजा ही निकल जाता है। ऐसा ही है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे हर रिलीजन में भी इस चीज़ का जिक्र है कि लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, मतलब या तो वो कम स्ट्रगल है या ज़्यादा स्ट्रगल है, देयर इज़ नो इन बिटवीन, देयर इज़ नो मिडल वे। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम स्ट्रगल करने के काबिल हैं और वो हमें चैलेंज मिल रहा है, शायद काफ़ियों के जो नसीब में ना हो या जो काफ़ी लोगों को पेश ना आए। सो इवन इफ वी आर फेसिंग चैलेंज इन सर्टेन थिंग, इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग because God has given us this opportunity to face this challenge and then turn it into an opportunity. तो challenges तो I think because मेरी अपनी जॉब, मेरा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो अगर आज मुझे चैलेंज नहीं होता तो मैं परेशान होती हूँ कि आज क्यों कोई नया चैलेंज नहीं आया, why something is not happening. So this is how we as humans evolve and this is how we as in officers or on certain positions evolve with our job and see डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तीनों शख्सियात रोल मॉडल तो हैं अपनी जगह, इस पे मैं आऊंगा। फौजिया साहब, 2024 को अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें, इनोवेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ में इनोवेशंस बहुत हुई हैं, बहुत सी दुनिया आगे गई है, आपको पता है। उसके साथ उसके डीमेरिट्स भी हैं अपनी जगह, एक नहीं जाओ, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको पता है, वॉर्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं अपनी जगह, ये अपनी जगह हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इम्तियाज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और दुनिया तरक्की करती जा रही है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें एआई की और इन तमाम चीज़ों की, तो देयर आर हैकर्स एज वेल जो फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, वो हैक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि इंसान को जो है वो अपने गोल्स सेट करने चाहिए। आई थिंक जब नया साल आता है तो आपको पिछले पूरे साल पे रिफ़्लेक्ट करना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हुई, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को नाराज़ तो नहीं किया। तो जब न्यू ईयर आता है तो आई थिंक वो तमाम चीज़ें इंसान को करेक्ट करनी चाहिए, जो कमियां रह गई थी पिछले साल में, वो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो रिपीट ना हो, और अपने गोल्स सेट करने चाहिए कि इस साल के एंड तक हमने ये सारी चीज़ें करनी हैं। और जैसे कि मनीषा बोल रही थी, चैलेंजेस वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को फेस करने पड़ते हैं लाइफ में चैलेंजेस, और वो आपके लिए एक मोटिवेशन भी होती है, एक इनकरेजमेंट भी होती है कि देयर इज़ समथिंग टू फेस, और इसको हमने पार करके जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। बिकॉज हर चीज़ आपको बैठे बिठाए तो मिलती नहीं है ज़िंदगी में, आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और लाइफ में बहुत आगे जाना पड़ता है। तो आई थिंक ये जो साल गुज़रता है इसमें हर किसी को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, समटाइम्स यू लूज, समटाइम यू विन, तो ये मिली जुली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को पॉजिटिव चीज़ों पे लेकिन बंदा जब गिर के उठता है, जब हार के जीता है, उसका मज़ा कुछ अलग होता है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा तो है, क्योंकि देखें अब कहते हैं ना हार के बाद ही जीत आती है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उनको इतनी स्ट्रगल और हार्डशिप नहीं फेस करनी पड़ती, उनको सब कुछ जो है वो मिल जाता है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब भी कभी हम खुद को कंपेयर करें, हमें अपने से निचले तबके को देखना चाहिए।
तो फिर हम अल्लाह के ग्रेटफुल होंगे कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं। लेकिन अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि वी आर नथिंग। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इफ़ यू हैव आपकी सेहत अच्छी है, आपकी बॉडी सही से मूव कर रही है, आपकी आंखें सलामत हैं, हाथ पैर दिल दिमाग, तो आई थिंक इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है आपके पास। उजाला, as we step into 2025, नया साल है, आपको पता है, एक जिंदगी का रोल मॉडल भी होता है आपके सामने, एजुकेशन भी है, फैमिली भी है, बहुत से चैलेंजेस भी लाइफ में होती हैं, स्ट्रगल भी होती है। कहते हैं कि कुछ अब अगर बंदा खो जाता है तो डिसहार्ड हो जाता है बंदा, कुछ लोग ये होते हैं कि डिसहार्ड नहीं होते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, बंदा डीमोटिवेट लाइफ में नहीं होता। क्या कहेंगे? देखिए, सारी ज़िंदगी की जो मिसाल है ना, वो ये एक साल की अगर मिसाल लें तो साल क्या है, एक साल पूरी एक जर्नी होती है हमारी। आपकी भी एक इस साल में एक अलग सी जर्नी रही होगी, आप सबकी भी, मेरी भी, हम सब की, सब देखने वालों की एक जर्नी रही है। उस जर्नी के अंदर कुछ अच्छा टाइम भी आता है, कुछ बुरा टाइम भी आता है। एक टाइम ऐसा होता है जो बड़ा एवरेज सा होता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा इस साल के अंदर जो है ना, मैंने दो चीज़ें की। मास्टर इन जर्नलिज्म मेरा कंप्लीट हुआ, एक मैंने किताब लिखी, दो चीज़ें, उससे मैंने MBA किया था पहले, और दूसरी चीज़ अगले साल यानी कि अभी 2025 आया है, इसमें मैं दूसरी किताब यानी कि लिख रहा हूँ, उसके 1-2 चैप्टर्स हुए हैं। इसमें मैंने प्लान किया है मैं शादी करूँगा। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम। जिस तरह मैंने आपको अपने टारगेट्स बताएं उजाला, कि मेरे टारगेट्स ये थे 2024 के, कि मैंने किताब लिखी, आपको पता है, और मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में। उस 25 के टारगेट्स ये हैं कि एक और किताब, और प्लान किया है मैं शादी करूंगा। आपके टारगेट्स क्या हैं 25 के? आपने भी कुछ प्लान किया होगा, अब क्या प्लान किया है ये आप खुद बताएं। देखिए, टारगेट सेट करना, गोल सेट करना, प्री प्लानिंग जो है ना, बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर एक हमारे पास एक वीकेंड भी है ना, एक फारिग दिन भी है, तो हमें प्री प्लानिंग उसके लिए करनी चाहिए कि हमने कल के दिन में सुबह उठना है, ये काम करना है, दोपहर के टाइम यहाँ हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, रात को हमने ये काम करना है। एक पूरी प्री प्लानिंग के थ्रू अगर हम चलते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी हमेशा कीन और स्मूथ जाती है। इसी तरह अगर नए साल को देखें तो वो तो फिर एक पूरा साल है, 365 डेज़ हैं, उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए जैसे आपके। आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके। मेरे प्लान्स क्या हैं? शादी के तो अभी नहीं है, इस साल में तो नहीं, बाद में फिर देखेंगे कभी जब भी होगा। तो इसी तरह ऐसे ही एक शो पे आके अनाउंस करूंगी कि नेक्स्ट ईयर में मेरी शादी होनी है। तो शादी के तो अभी नहीं है। बाकी ये है कि प्रोफेशन को हाँ परस्यू करना है। डिजिटल मार्केटिंग में भी काफ़ी हद तक मैं अब इंटरेस्ट ले रही हूँ। पहले तो जर्नलिज्म, सियासत में भी तो नहीं ना, सियासत में ही तो है इंटरेस्ट। हर चीज़ सियासत से ही मेरी, अगर डिजिटल मार्केटिंग है, जर्नलिज्म है, टॉक शोज़ हैं, कुछ भी है, तो वो सियासत से तो बिलोंग करेगी, क्योंकि जहाँ उजाला है वहाँ पीपल्स पार्टी का नाम तो होगा। तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और मेरी जो रोल मॉडल हैं वो मोहतरमा बीबी शहीद रानी, वो मेरी रोल मॉडल है। मैंने, मेरे दिमाग में हमेशा उनकी एक तस्वीर और एक इमेज, उनकी बोलचाल, उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज़ हमेशा मैं सुनती रहती हूँ। उनकी बुक्स, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बुक्स जो हैं, इफ़ आई विल बी असैसिनेटेड, वो बुक, हर चीज़ मैं ये चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। और आने वाले साल में भी मेरे रोल मॉडल्स यही होंगे, इनसे ही सीखना है और इन्हीं की तरह बनना है, अगर मैं बन पाऊँ तो। सही। डीएसपी साहब, बड़ी टफ जॉब है आपकी, जिस तरह मैंने कहा थैंकलेस जॉब है पुलिस की, या पुलिसिंग करना, आपको पता है। किस तरह टाइम दे पाती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, घर को, अपने आप को, क्योंकि आप स्टडी भी ज़्यादा करती हैं, और ये किस तरह, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं। फोर्स के अंदर ख़वातीन बहुत ही कम हैं, पॉलिटिक्स के अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस पोजीशंस पे नहीं है। MP MNAs हैं, लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर ख़वातीन, फीमेल्स का आना हमारे माशरे के अंदर बहुत ही कम है। क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारी लाइफ में, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस।
और आज मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। वर्क लाइफ बैलेंस पे आप देखते होंगे बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं दुनिया भर में। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देयर इज़ नथिंग और देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट एज वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि कभी भी मुझे लगता है कि लाइफ आइडियल वेज में नहीं चलती। सो देयर आर डेज जब मुझे महसूस होता है कि आई हैव टोटली फॉरगॉटन माई सेल्फ। तो आप पूछ रहे थे कि हम लोगों के क्या रेजोल्यूशंस हैं। मेरा 25 का जो मैंने पूरा रिफ्लेक्ट किया है अपने 24 को, तो मेरा सबसे पहला ही जो पर्सनल गोल में ये रेजोल्यूशन है कि वो जो सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, नो मैटर मेरी जॉब कितनी चैलेंजिंग हो, कितनी ही ज़्यादा टफ हो, लेकिन मैं कुछ पोर्शन अपनी ज़िंदगी का उस सेल्फ केयर और सेल्फ लव को ज़रूर दूंगी। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन यू आर गुड टू यूर सेल्फ यू आर गुड टू अदर्स। जब तक मैं खुद के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकती, मैं उस पोजीशन में नहीं आ सकती कि मैं किसी और के लिए बेहतर करूं। एंड बिकॉज वी नीड टू बी बेटर, वी नीड टू इवॉल्व विद टाइम। उसके लिए आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी केयर, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, और स्पेशली मैं आपको बताऊंगी कि द काइंड ऑफ जॉब दैट आई एम इनटू, उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा अफेक्ट होता है दैट इज़ आवर मेंटल हेल्थ। वो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हर वक्त होते हैं, तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल होना इज़ नॉर्मल, दो इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो उन स्ट्रेसेस को कैसे मैनेज करना है, हर छोटी बात पे अपने रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो अगर इन चीज़ों को हम लोग बेहतर समझते हैं, एंड दैट आई बिलीव दैट कम्स विद टाइम। और अभी भी अगर मैं अपने आप को 9 महीने 5 महीने पहले देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ, या हर दिन मुझे वो काइंड ऑफ टेनेसिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं, यहीं से शुरू करूंगा। इमोशनल लाइफ आपकी जो होती है, वेल बीइंग जो होती है एक पुलिस ऑफिसर की, मेरे ख्याल से उसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया के अंदर, जहां आपके पास व्हाट्सएप हो, इस्तेमाल करते हो। हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले आपको कॉल व्हाट्सएप पे आती है। पूरी दुनिया के अंदर मैंने सोसाइटी में नहीं देखा, वो व्हाट्सएप नंबर देते ही नहीं है। अगर आप करेंगे तो एक दफ़ा कहेंगे आप दोबारा मुझे कॉल नहीं करना, या तो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो आपकी कंप्लेन कर देते हैं। एक ऑफिसर के पास अगर 50 से 60 कॉल्स आएँ, वो साइकोलॉजिकली अपने आप को किस तरह बैलेंस करता है, मैनेज करता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ी अहम बात कर रही हैं डीएसपी। ब्रेक के बाद आता हूँ, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे ना, ब्रेक का टाइम। वेलकम देर ही आई हैं ट्रैफिक की वजह से। आपको पता है कराची जिस तरह एहतजाज की वजह से बंद किया हुआ है, और वाकया कहाँ हुआ है और एहतजाज कहाँ हुआ है, अब आज का टॉपिक नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं, अब आई हैं, ज्वाइन किया है उन्होंने। हैप्पी न्यू ईयर, आप लेट हुई हैं, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम। आप लोगों को भी बहुत वेलकम, और नया साल मुबारक हो, नई उम्मीदें, नए जज्बे मुबारक हो। आप अपनी बात को ख़त्म करें कि अपनी वेल बीइंग को, इमोशनल लाइफ को किस तरह बैलेंस करना होता है पुलिस के अंदर। जिस तरह आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, फौजिया तारिक से भी ये ज़रूर सवाल करूँगा, उनसे भी मेरी बात होती रहती है इस हवाले से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये मेंशन करूँगी, क्योंकि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखें तो 6 बजे के बाद आपका ऑफ हो जाता है। मतलब मैं समझती हूँ कि 6 बजे के बाद हार्डली उनको कोई प्रोफेशनल कॉल आती होगी। द प्रॉब्लम विद अस इज़ के लोग हम पे बहुत बड़ा हक समझते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमें 2 बजे कॉल करना भी बिल्कुल मुनासिब है। समटाइम्स आई गेट कॉल लाइक एट 12 कि आप ऑफिस में मौजूद हैं रात के 12 बजे, हम आ जाएं। तो मतलब द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट पीपल हैव पिन्ड इन अस, और फिर हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हैं टूवर्ड्स आवर सीनियर्स, टू दी सबऑर्डिनेट्स, उनको भी हमने गाइड करना है, उनको भी डायरेक्शंस देनी है, अपनी हर बात की अकाउंटेबिलिटी देनी है कि अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन इमरजेंसी सिचुएशंस। फिर उसके बाद हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है टूवर्ड्स आवर पब्लिक, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम उनको फौरी रिस्पॉन्स दें, विच इज़ फेयर इनफ। फिर आ जाती है हमारी फैमिली, जिनको ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम घर जाएं, उनके साथ हंसी मजाक में बात करें, और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी पहले लाइफ थी उसी तरीके से बिहेव करें। सो द काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल अ पुलिस ऑफिसर फेसेस, मुझे लगता है इट्स ह्यूज।
बट गिवन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, अगर एक ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर स्पेशली इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकता तो शायद हम एक दिन भी नहीं चल पाएंगे. सो हम लोग मैं सबसे ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि इफ़ एनी सिचुएशन इरप्ट्स, स्पेशली नाउ इन माय पोस्टिंग, अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिसकी मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़े, तो मैं सबसे पहले आई जस्ट काम डाउन, आई सिट बैक, रिलैक्स, फिर मैं उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि हुआ क्या है. उसके बाद मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद फिर जाके रिस्पॉन्स देती हूँ. मैं वर्ड बार बार रिस्पॉन्स यूज़ करूँगी बिकॉज हम लोग जो रिएक्शन देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्योटिक साबित होता है, नेगेटिव होता है. हाँ, तो वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की जो जंग है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू रियलाइज दैट वी ऑल्सो आर ह्यूमन. ये मैं इसको थोड़ा सा अमेंड करूं, थोड़ा सा अमेंड, इसको अगर कहें कि हम अगर हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव हो, जी जी, वो बेहतर नहीं होगी. बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोएक्टिव अप्रोच. लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को बार बार री इन्फोर्स करना चाहूँगी कि नो मैटर इन व्हाट पोजीशन यू आर, लेकिन यू शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ह्यूमंस. और एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस हैव रिएक्शंस, ह्यूमंस हैव इमोशनल वल्नरेबिलिटी, बट हम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट ही यही है कि हम अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करते हैं. और अगर हम लोग इमोशनली वल्नरेबल होंगे तो जो हमारे इमोशनल वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, हाउ डू वी एड्रेस देयर इश्यूज़. सो मैं जब ट्रेनिंग में थी तो हम लोग पंजाब में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे आईजी साहब ने हमें बहुत एक अच्छी बात कही कि दिन का कोई एक ऐसा वक्त ज़रूर रखना जिसमें बिना यूनिफॉर्म के हो. तब मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब आई रियलाइज़ कि बिना यूनिफॉर्म के हों तो दैट मीन्स कि यू नीड टू परसीव यूर सेल्फ एज ह्यूमन, और वो थोड़ा सा टाइम अपने आप को डेडिकेट करें ताकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी रीगेन हो. एंड बिकॉज मैं समझती हूँ कि दूसरों को हर दिन ये स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती होगी, हमें हर दिन ये स्ट्रगल करनी पड़ती है कि मैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को रीगेन करूँ, अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करूँ और फिर अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करूँ. So what I believe is your emotional strength along with the support of your family, friends. और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी बिकॉज हम लोग जिस प्रोफेशन में, हम लोग किसी पे इतना कन्फाइड भी नहीं कर सकते कि किससे बात शेयर करें, किससे दिल की बातें करें. दिस इज़ नॉट आर फोर्टे टू शेयर आर थिंग्स, टू शेयर आर पर्सनल मैटर्स. तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी. और आपने क्योंकि AI की बात कही तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ अगर कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं AI से शेयर करती हूँ कि अच्छा अगर ये सिचुएशन हो तो इसमें क्या सोल्यूशन होगा. सो वी हैव काइंड ऑफ रिप्लेस्ड आल्सो ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि हमें फिर भी इवॉल्व करना चाहिए इमोशनल स्ट्रेंथ. और मेरे फादर ने मुझे बचपन में एक बात सिखाई थी कि दुनिया का कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी मेंटल वेलबींग अफेक्ट हो, इतनी अफेक्ट हो कि आप अपना मेंटल कंट्रोल लूज़ करें. एंड ही यूज़ टू टेल अस कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है दैट डज़ नॉट मैटर, अगर आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं डज़ नॉट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है डज़ नॉट मैटर, बट द डे यू लूज़ कंट्रोल ओवर यूर मेंटल हेल्थ, यूर साइकोलॉजिकल बीइंग, दैट इज़ द डे दैट यू लूज़ द वॉर. मतलब उस दिन आपकी गेम ओवर है. So I always try to remind myself that no matter how bigger the challenge is, what I have to do is not lose my own mental well-being, not for anything, not at any cost. जबरदस्त जबरदस्त. फौजिया साहिबा, जिस तरह DSP साहिबा आपके ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर होता है, केसेस का शेयर करती हैं आप, और जिस तरह आप बाहर से बहुत सी नई चीज़ें, बहुत सी नई टेक्निक्स आप दुनिया के अंदर जो आई हैं हमारे पास, बदकिस्मती से रिसोर्सेज की बात की, जिस तरह शो ब्रेक होने से पहले कि रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, बात तो इन्होंने हकीकत कही है, सच कही है, इससे इनकार नहीं है. सच सुनने की आदत भी हो और सच कहना भी चाहिए. आपको पता है बिटर ट्रुथ जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है, आपको पता है. क्या कहेंगे? देखिए, जो ये कंप्लेंट्स का प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स वो इट डिपेंड्स कि कोई कितना नीडी है. अब अगर किसी की बच्ची का रात 12 बजे रेप हुआ है और उसको फ़ौरन FIR कटवानी है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजना है, तो दिस इज़ वेरी अर्जेंट.
इसमें हम उनको ये नहीं कह सकते कि वेट करें, तो इसमें फिर रात को सारे ऑफिसर्स को उठाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि दिस इज़ अर्जेंट, क्योंकि वो फिर अगर हम डिले करेंगे एक तो प्रूफ्स भी ख़त्म हो जाएंगे, दूसरे एक्यूज़ भी भाग जाते हैं। तो वो एक्चुअली मैं तो अपना प्रेशर उठा के पुलिस डिपार्टमेंट पे डाल देती हूँ मेरा काम है कि मैंने कंसर्न ऑफिसर को बता दिया कि जी ये इशू है, अभी आप प्लीज़ एसएचओ को भेजें और वो करें। लेकिन जब तक मैं अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाती तब तक मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि मुझे भी टेंशन होती है कि अभी कंसर्न ऑफिसर जब तक मुझे नहीं बताएंगे कि उन्होंने इसको पिक कर लिया है, अटेंड कर लिया है, तो वो फिर मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है विक्टिम्स की। तो इट डिपेंड्स कि कितना अर्जेंट आपका मैटर है, तो उस हिसाब से फिर आप वो प्रेशर लें। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो वेट भी किए जा सकते हैं, वो हम दूसरे दिन उनको अटेंड कर सकते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप 15 पे पुलिस बुला लें, जैसे आपस में 2 भाइयों का झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी पे या कुछ, तो हम उनको कहते हैं 15 पे बुला लीजिए, फिर आप कल जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने बात की है एडवांस टेक्नोलॉजी की, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो अभी फॉरेंसिक्स की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अभी तो हम सिर्फ डीएनए एनालिसिस पे ही कन्फाइड करते हैं केस की डिटेक्शन के लिए और वो सारी चीज़ें। बट आई होप के वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स आएगी, क्योंकि बहुत सालों पहले तो डीएनए लैब भी नहीं थी। तो अभी थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अभी हमारे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। अभी उनको अच्छे तरीके से पता है कि फॉरेंसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। एक ज़माना था कि मुझे बहुत कहना पड़ता था, लेकिन अब मैं नोट करती हूँ मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ता, बिकॉज वो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। तो वट एवर कैपेसिटी जो भी है सिंध पुलिस के साथ उसके हिसाब से ये जितना भी काम कर रहे हैं, आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी देयर इज़ ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो कुछ लोगों को इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। सो दे नीड। उजला साहब, क्योंकि थोड़ा सा पुलिस की तरफ चले गए हम, थोड़ा सा ज़्यादा चले गए हम पुलिस की तरफ, क्योंकि मोटिवेशन भी लोगों को होनी चाहिए। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें पुलिस के अंदर आएँ, फोर्स के अंदर आएँ और उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी। इससे आपको भी इनकार नहीं है, मुझे भी इनकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर बड़े नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री हो, आपको पता है आईटी की दुनिया हो, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, आपको पता है अभी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा दुनिया एडवांस जा रही है, आपको बात है साइबर की दुनिया। जिस तरह अमेरिका हो, रशिया हो, आगे चल के ख़तरनाक जो है ना इस तरफ दुनिया जा रही है, साइबर की तरफ। क्या कहेंगी? पहले हम सुनते थे जिस तरह मनीषा भी कहेगी, तो डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही। क्या कहेंगी? अब तो हम इस दौर में रह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं और हम लोग अपने आप से इतने रिलैक्स हो चुके हैं कि हमें हर चीज़ पता है कि कोई ना कोई मशीनरी, कोई ना कोई रोबोटिक्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि वो इंसान का काम बड़ा आसान कर देती है। पहले एक दौर होता था जब आयरन और वॉशिंग मशीन्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती थी जिससे लगता था कि ये इंसान को ह्यूमन हेल्प कर रही है और ह्यूमन रिसोर्स बन रही है और इंसान की जगह काम कर रही है। लेकिन अब तो जैसे मनीषा ने कहा कि मैं अपनी पर्सनल बातें एआई से शेयर करती हूँ, तो ये एक बड़ी हकीकत है। इंसानों से शेयर करने से तो बेहतर है हम एआई से शेयर करें। वो 2-3 तरह जवाब भी दे देते हैं। वो 2-3 तरह के जवाब देती है कि अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे ठीक है। तो हम लोग तो इस दौर में रह रहे हैं, बड़े लकी हैं। लेकिन एआई से भी बात वो करें जो मैच्योर हों। अंडर एज जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बैन भी लगा है। मैं आप थोड़ी सी, क्योंकि अवेयर भी करना चाहिए लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और काफ़ी ये ख़तरनाक चीज़ भी है, क्योंकि एक मेच्योरिटी लेवल भी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन लेवल भी इतनी होनी चाहिए कि आप उसको उस टूल को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एडिक्टिव टूल्स हैं। इसके अंदर आप ज़्यादा चले जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। देखिए, ये जो सेल फोन है या ये जो लैपटॉप है या ये जो इंटरनेट है, ये तो चीज़ें हैं ही एडिक्टिव ना। हम अगर कोई गेम खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो थोड़े दिन में हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। हमने वो नहीं खेला तो फिर हमें रात को नींद। अब तो मैं देखती हूँ हमारे ओल्ड सिटीजन्स जो हैं वो अगर वो थोड़ा सा गेम ना खेलें रात को थोड़ी देर, तो फिर उनको नींद नहीं आती
वो एक ऐसी आदत बन जाती है, इस तरह से हम हैबिचुअल हो जाते हैं। और कुछ फिर हमारी चीज़ें ये साइकोलॉजिकली भी होती हैं, साइकोलॉजिकली भी हमारे दिमाग को एक चीज़ पता चल गई है कि रात में इस टाइम हमने थोड़ा सा नींद गेम खेलना है, और उसके बाद हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होती हैं और हमें नींद आ जाती है। इसी तरह से अगर ये गेम्स की बात है या फिर चिट चैट की बात है या सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं, मैं भी एक सोशल मीडिया को बड़ी एक्टिवली यूज़ करती हूँ, तो अगर हम अपनी अपलोडिंग टाइम पे कंप्लीट ना कर लें तो वो टाइम कुछ भी है, लेकिन हमारी रात तब तक नहीं होगी जब तक हमें पता ना चल जाए, हम सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। उस्मा साहबा, 2024 गुजरा, आपको पता है 2025 आपको पता है, क्या मतलब आपका मतलब असेंबली पहुंचना है, आपका टारगेट क्या है? और एक बड़ी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, बड़ी लाइन लगी हुई है, आपको पता है नया साल है, पीपल्स पार्टी में सब लोग आ रहे हैं, सिंध के अंदर जोर लगा रहे हैं कि मैं MPA बनूं, मैं MNA बनूं। आपको पता है क्या कहेंगी? मुकाबला सख्त है बड़ा। मुकाबला तो हमेशा से सियासत में सख्त रहा, क्योंकि सियासत का नाम ही मेरे ख्याल से मुकाबला ही है। माइक मगर मैं ये समझती हूँ इम्तियाज़ भाई कि मेहनत में अजमत है। हाँ, मैं सालों से मेहनत कर रही हूँ, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट की है। हाँ, जब GDA में थी, GDA में थी तो वहाँ से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है, और आगे भी पूरी उम्मीद हूँ कि 2025 नई नवीदें, नई उम्मीदें लेके आया है। बस कोशिश ये होती है कि हमारी ज़ात से कुछ बेहतरी हो, कुछ बेहतरी की तरफ लोग जाएं, हमसे कुछ लोग मोटिवेशन, जो हम स्पीकर्स बन गए या हम जो भी कुछ कहते हैं लोगों को, वो हमारी बात पे अमल करें तो उनको फ़ायदा पहुँचे। और रहा सवाल सियासत का, तो सियासत में तो हर किसी की दौड़ है, वो तो मुझे लगता है वो थमने वाली नहीं है, दौड़ते ही रहेंगे, बट अच्छे मकसद के लिए। ये उम्मीद रखती हूँ कि अच्छे मकसद के लिए हम सब दौड़ें। मजिद साहब, एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब जवान था तो मैंने कहा कि मैं दुनिया को चेंज करूंगा। जब मैं 40 साल का बना, मैंने कहा कि मैंने दुनिया को तब्दील नहीं किया, मैं कहूँगा अपने मुल्क को तब्दील करूंगा। जब मैं 60-70 साल का बना, मैंने कहा मैंने मुल्क को भी तब्दील नहीं किया, मैं अपने टाउन को तब्दील करूंगा। जब मैं 80 साल का बना, मैंने कहा कि काश मैं अपने आप को तब्दील करता, कुछ लोग मुझे देखकर तब्दील होते। तो हम अपने आप को तब्दील करें। और दूसरी, कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर, हम अगर कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के अंदर जितना भी हो सके, हम तब्दीली की बात नहीं करते, कंट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं। पूरी दुनिया की अगर सोसाइटीज़ आप देखें, वहाँ कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, जो जहाँ जिस डोमेन में जो जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उसी में काम कर रहा है, उसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी कौमें बनती हैं, तभी मुल्क बनता है, तभी प्रोग्रेस होती है, तभी सक्सेस होती है, तभी ग्रोथ होती है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम चेंज किसे कहते हैं, मतलब पहले हम लोगों को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक व्हाट डू वी कॉल चेंज। वी नीड टू अंडरस्टैंड जो चेंज है वो कभी इनकलाब से नहीं आता, इट्स नॉट अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और उसके एवोल्यूशन में हम लोग कंट्रीब्यूशन ही डाल सकते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और बिकॉज आई हैड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, और फिर मैंने गलती से, मैं यही कहूँगी गलती से, एक दिन अपने किसी लेक्चरर से ये चीज़ शेयर की कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर दे नहीं पा रही, और आई नीड टू बैलेंस, आई नीडेड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस। तो हम लोग जिस तरह से गैस लाइट करते हैं आमतौर पे माशरे में दूसरों के गोल्स को, दूसरों के ड्रीम्स को, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही सेड, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उन्होंने चेंज ला दिया, अब यू हैव टू कम इनटू सिविल सर्विस एंड यू विल ब्रिंग अ चेंज एंड बाय स्विचिंग योर फील्ड इन ऑल। तो उस दिन मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने खामोशी से जवाब दिया, मैंने कहा चेंज ये नहीं है कि मैं पूरा माशरा चेंज करूँ, पूरी बस्ती चेंज करूँ, पूरा मुल्क चेंज करूँ। चेंज always starts at individual level. How do you see yourself as an individual? जैसे हम लोग कहते हैं कि साल गुजर रहे हैं, नया साल आ रहा है, तो हम लोगों ने खुद ये डिसाइड करना है कि हमने ये ज़िंदगी यूँ ही गुजारनी है या जीनी है। तो वो जीने का मकसद क्या है? जीने का मकसद यही है कि चेंज मतलब क्या, कि मैं हर दिन बेहतर बनूँ। और क्योंकि अगर मैं बेहतर बन रही हूँ खुद, तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो उससे मुस्तफ़ीद कौन होगा, मेरे अपने चेंज से कौन बेनिफिशरी कौन होगा? बेनिफिशरी वो लोग होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे होंगे, बेनिफिशरी वो कंप्लेनेंट्स होंगे जो मेरे पास आए होंगे किसी
अपनी दाद रसी के लिए, अपने रेजोल्यूशन के लिए। तो हमें लगता है कि बिकॉज हम लोगों ने परसेप्शंस बनाए हुए हैं कि दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वर्क्स दैट वे, ये इसी तरह से होगा, हमेशा सिस्टम यूं ही चलता है, आप क्या कर लेंगी, मतलब द काइंड ऑफ डीमोटिवेशन दैट वी ब्रिंग इनटू पीपल्स लाइव्स। ठीक है, मैंने पूरा डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना, मैंने वो सीट तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं वहाँ पे थोड़ा सा चेंज ला सकती हूँ अपनी कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊँ कि हमें लगता है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर दूँ, कि मैं एक दिन में कोई बहुत बड़ा आसमान ले आऊँ, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ कर लूँ, तो वो कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि अगर एक इंडिविजुअल भी उसको एक दिन में मेरे से फ़ायदा हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं किसी एक बंदे की हु वाज हेल्पलेस इनफ, मैं उसकी मदद कर पाई तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं विद इन डिपार्टमेंट में कोई एक नया ऐसा सिस्टम, मैंने फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड दे दिया किसी को एक कमेंट दे दिया अपने पुलिस ऑफिशियल को, फॉर एग्जांपल दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब टुडे, आई ऑलवेज सी यू ऑन ड्यूटी, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन बिकॉज आई कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग समवन्स डे बेटर। So the kind of small contributions that we give into our life creates a big change at social level, also at a collective level, क्योंकि social level कहना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट वो जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो बहुत बड़ा चेंज लाता है, वर्क इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज लाता है। बड़ी मेहरबानी। मैं हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो शहर के अंदर हैं और आपको आतिशबाजी और जश्न दिखा रहे हैं। चलें उस तरफ चलते हैं। बड़ी मेहरबानी डीएसपी साहिबा, आप हमारे पास आई, बड़ा कीमती टाइम आपका। फौजिया साहिबा आप टाइम निकाल के आई, उजाला साहिबा आपका, और आपकी बड़ी मेहरबानी उज़मा साहिबा। 2025 ये एक स्ट्रगल का साल है, मेहनत का साल है, जिस तरह सबने कहा कि कंट्रीब्यूशन का साल है। मेहनत से आगे बढ़ें। हमारी सोसाइटी के अंदर एक माइंडसेट है और दूसरा स्टेटस को है, उसको चैलेंज करना होता है और आप उसको चैलेंज करने से मुराद ये नहीं है कि आप उसके सामने खड़े हो जाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना तब्दील करते हैं। अगर हम बाहर की दुनिया को देखें, उन्होंने भी इसी तरह तब्दीली लाई है। अपने आप से शुरू करें। नया साल आपको मुबारक हो और ये बेहतर साल हो इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए और पूरी इंसानियत की खैरियत के लिए। इसी के साथ ये इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।